हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो देख लेते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम है, दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो ध्रुवीयता किसको कहा गया है। हमें पता है स्टूडेंट्स, जो शीत युद्ध का दौर चला, शीत युद्ध का जब दौर चला तो उसमें हमारा जो विश्व है वो दो खेमों में बट गया था। ठीक है, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, यानी कि जो विश्व है वो मित्र राष्ट्र संघ और ध्रुवीय राष्ट्र इनमें बट गया था। ठीक है, तो यहाँ कुछ देश तो अमेरिका का फेवर कर रहे थे और कुछ सोवियत संघ का। ठीक है, और फिर एक अलग सी दुनिया है जिसको हमने गुटनिरपेक्षता या तीसरी दुनिया का नाम दिया। तो कैसे ये जो दो ध्रुव, जो दो पोल बने, उनका कैसे अंत हो गया, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम बर्लिन की दीवार से। ठीक है, बर्लिन की दीवार से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो यूरोप, जैसे इधर ये पूर्वी और इधर था पश्चिमी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दीवार बनी कब थी। तो 1961 में इस दीवार की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये जो दीवार थी वो लगभग 150 मीटर क्या थी, लंबी थी। ठीक है, और इसका जो अस्तित्व रहा वो 28 वर्षों तक रहा। और क्या कारण था कि इसको बनाया गया, इसका कारण था इन दोनों का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। ठीक है, और 9 नवंबर 1989 में इसका क्या कर दिया गया, इस दीवार को गिरा दिया गया, गिराई गई ये दीवार। ठीक है, और जब ये दीवार गिराई गई तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ बात करते हैं हम कि ये 28 वर्षों तक ये दीवार बनी रही, जिसको पूर्वी खेमा या पश्चिमी खेमा में दो विभाजन इनमें हो गया था। और जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो वही कहलाए दूसरी दुनिया। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो कहलाए दूसरी दुनिया। देखिए स्टूडेंट, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, ठीक है, इनकी डिटेल कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप जरूर उस पर विजिट कीजिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम देखेंगे कि यूएसएसआर के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि ये यूएसएसआर होता क्या है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि जब यूएसएसआर की जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा फर्स्ट क्लास के लिए, वहां चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम यूएसएसआर की विशेषताओं के बारे में। तो अब विशेषता सुन लीजिए इसकी क्या क्या है। विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो बच्चे यही है कि इसमें जो खनिज पदार्थ थे वो क्या थे, आसानी से मिल जाते थे। खनिजों की उपलब्धता काफी अच्छी थी। जहां खनिजों की उपलब्धता अच्छी होती है वहां चीजें बनाने में भी क्या होती है, आसानी होती है। चीजें आसानी से बनाई जा सकती है। कच्चा माल उपलब्ध होता है तो चीजों को आसानी से बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि खनिज की उपलब्धता काफी अच्छी थी। दूसरी बात ये कि भाई जो आपके यातायात, जो ट्रांसपोर्ट था वो भी काफी अच्छा था, ताकि जो चीजें बनाई जाए वो दूसरी जगह पर क्या कर दी जाए, भेज दी जाए। तीसरी बात यहाँ थी कि बेरोजगारी कम थी। यहाँ पर पिन से लेकर कार तक सभी चीजें बनाई जाती थी, लेकिन अमेरिका जितनी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है,
सोवियत संघ है, यहाँ पर क्या किया गया था, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी भी भरपाई पूरी करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो यूएसएसआर है उसमें 70 वर्षों तक, यहाँ मैंने आपको, यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ 70 वर्षों तक एक ही पार्टी रही थी। उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या था, जो इसका मेन मकसद था वो यही था कि समाजवाद को बनाए रखना, साम्यवाद को बनाए रखना, यानी कि समाजवाद वही विचारधारा है स्टूडेंट जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उत्पादन संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार किसका हो, सरकार का हो। यानी कि उसमें पूरी तरह निजीकरण का क्या कर दिया गया है, विरोध किया है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका मेन उद्देश्य भी यही था और ये 70 वर्षों तक अस्तित्व में रही थी, ठीक है। अब ये अस्तित्व में रही थी, ये कमी भी थी एक, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी थी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, ठीक है। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कि जो भूमि थी यूएसएसआर में, विशेषताओं की बात कर रही हूं मैं, जो भूमि थी उसमें भी ज्यादातर जो अधिकार था, ठीक है, वो किसका था स्टूडेंट, वो था सरकार का। यानी कि कोई भी कार्य करना होता था तो उससे क्या किया जाता था, सरकार से पहले परमिशन ली जाती थी, ओके। अब बात करते हैं हम इसकी कुछ कमियों की। अब बात करते हैं इसमें कमियां क्या क्या थी। देखिए स्टूडेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है, तो प्लीज यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं नौकरशाही। अब मैंने नौकरशाही का जो वर्ड है वो क्यों यूज किया, वो इसीलिए किया जो कि सत्ता जिसकी थी 70 वर्षों तक जो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में थी उसी का बोलबाला था, ठीक है। तो शाही शिकंजा क्या था, वो कसता चला जा रहा था, लोगों का जीवन कठिन हो गया था और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की क्या थी, एक तरह से आजादी छीन ली गई थी। लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र होता तो क्या 70 वर्षों तक एक ही पार्टी थोड़ी ना अस्तित्व में रहती, अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो क्या हो जाता, उसको बदल दिया जाता, यही था। लेकिन लोकतंत्र की कमी होने के कारण ही इसका अस्तित्व बना रहा। दूसरा, एक ही दल का रहना कि भाई लोग अपनी विचारधारा व्यक्त नहीं कर रहे, या लोग खुश हो या ना खुश हो, बनना था कम्युनिस्ट पार्टी को इसीलिए, ठीक है। लोग इस चीज से भी परेशान थे और आप एक ये भी लगा सकते हो कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या थी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, ठीक है। अगर इसने कोई फैसला लिया है तो ये जनता अगर उससे पूछती कि क्यों ये फैसला लिया या क्या फैसला लिया, तो वो उसके प्रति जवाबदेह नहीं थी, वो कुछ भी अपनी चीजों के बारे में नहीं बताती थी। तो ये भी कमियां थी। अब बात कर लेते हैं यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, क्यों इसका खंडन हो गया, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे मेन जो कमी थी बेटा वो यही थी कि 70 वर्षों तक एक ही पार्टी का, यानी कि एक ही पार्टी अस्तित्व में थी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, तो एक कारण ये भी था। दूसरा बेटा, समय समय पर क्या किया गया, जो यूएसएसआर है वो आधुनिक हथियारों में बनाने में लगा रहा और उसको किस चीज की ओर थी, हथियार बनाने की, और किसके खिलाफ तैयारी कर रहा था, वो अमेरिका के। लेकिन कुछ समय बाद इसको हार माननी पड़ी और एक तरह से उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की उपभोक्ता वस्तु जो थी उनकी भी कमी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जब एक तरह से युद्ध हुआ तो यूएसएसआर ने उसको काफी सहायता दी, लेकिन वहां सहायता देने के लिए जब देने में ये बिजी हो गया था तो अपने यहाँ मतलब चीजों को संभाल नहीं पाया, जिसके कारण एक कारण वो भी था, ठीक है। और एक कारण ये भी था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है लोग उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। उसके बाद अंदरूनी कमियां थी, ठीक है, अंदरूनी कमजोरी थी, अंदरूनी कमियां थी, लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, इसी कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। आई थिंक स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके परिणाम क्या निकले। अब बात करते हैं हम परिणामों की। देखिए स्टूडेंट, सोवियत संघ के बाद जो विश्व में केवल एक ही शक्ति बच गई थी, ठीक है, जिसको बाद में एक दुर्बलता का नाम दिया जाएगा और वो है अमेरिका।
इसी प्रकार इसी से प्रभावित होकर जैसे हमारे भारत जैसे देश या जो और देश हैं जो विकासशील हैं, वो भले ही इसका समर्थन न करते हों, लेकिन जाने या अनजाने में क्या किया गया भाई, अपने विकास करने के लिए अमेरिका के साथ जुड़ा गया। ठीक है ना। तो यहाँ समझने की कोशिश यही है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद ही जो विकासशील देश थे वो अमेरिका के साथ जुड़ गए थे। इसका वृश्चिक प्रभाव इसका काफी बढ़ गया था। यहाँ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज और बता देती हूँ मैं, यहाँ इसमें 15 देश शामिल थे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ ऐसे अगर हम बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 14 देश एक तरफ और एक देश एक तरफ। ठीक है, इनको मिलाकर 15 गणराज्यों का ये समूह था। स्टूडेंट यहाँ जो रूस था, ठीक है, ये बाकी और देश है, यहाँ जो रूस था स्टूडेंट वो काफी ही पावरफुल था। ये यूं कह लो कि उस समय रूस का काफी दबदबा था, इसीलिए लोग जाने अनजाने में इसको जो हम सोवियत संघ जो शब्द यूज करते हैं उसको गलती से रूस भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूस नहीं है, केवल सोवियत संघ का मतलब होता है और 15 देश भी अस्तित्व में थे और इसका दबदबा होने के कारण इसको रूस बोल दिया जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद जो साम्यवादी देश थे, देखो रूस का तो अस्तित्व है, अभी भी है, पहले भी था, दबदबा था, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट 14 देश और भी थे, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं कि जो साम्यवादी देश है ना, क्योंकि हमें पता है कि यूएसएसआर किससे प्रभावित था, साम्यवादी विचारधारा से। तो जो साम्यवादी जो देश थे ना, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई, एक नया विचार उनके मन में आया और उन्होंने अपने ग्रो करने के लिए, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक नई शाक थेरेपी, एक नई प्रणाली अपनाई, शाक थेरेपी। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको यूएसएसआर का जो आज हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बात की यूएसएसआर की क्या फुल फॉर्म है, कैसी उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसमें कमियां रही और किस प्रकार विघटन हो गया, किस प्रकार विघटन होने के बाद यानी यूएसएसआर की जैसे विघटन हुआ उसके बाद 2 ध्रुवीयता का अंत होकर केवल एक ध्रुवीयता ही अस्तित्व में आई, जो कि बाद में अमेरिका रहेगी। ठीक है, उससे पहले ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो समाजवादी जो सोवियत संघ के जो 15 और देश थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक शाक थेरेपी नामक प्रणाली चलाई, वो क्या थी। और स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।